जो लोग फोबिक डिसऑर्डर या अनावश्यक भय नामक रोग से पीड़ित होते हैं, उनके बीच देखा जाता है कि वे विशेष किसी जगह या विशेष किसी वस्तु या विशेष किसी स्थिति में एक प्रकार का असंभव भय या अनावश्यक भय महसूस करते हैं। इस भय के परिणाम स्वरूप उनके मन में एक प्रकार की भावना काम करती है कि इस वो स्थिति से अभी बाहर निकलना होगा, और परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि उस विशेष वस्तु या विशेष जगह या विशेष स्थिति से एक प्रकार की लगातार बचने की प्रवृत्ति या उससे दूर रहने की प्रवृत्ति बनती है। तो भय किसी भी विषय के प्रति हो सकता है। जैसे कई लोगों में सामाजिक भय होता है, अर्थात जब उन्हें कई लोगों के साथ बातचीत करनी होती है या उन्हें कुछ प्रदर्शन करना होता है, तब एक प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है। जैसे इस प्रकार के लोग किसी भी प्रकार की मीटिंग में बोलने या सार्वजनिक स्थान पर बोलने या किसी भी प्रकार की स्थिति में जहां उन्हें कई लोगों के सामने बातचीत करनी होगी, किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना या किसी नए व्यक्ति से परिचित होना, उन जगहों पर भी वे असंभव प्रकार का भय महसूस करते हैं, जिसके कारण देखा जाता है कि वे इस प्रकार की स्थितियों से बचते हैं। अर्थात यदि कोई शिक्षक इस रोग से पीड़ित है तो उनके पास किसी विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो सकता है, लेकिन इस फोबिक डिसऑर्डर के कारण वे सबके सामने लेक्चर देने या उसके साथ एक प्रकार का लेक्चर डिलीवरी देने में सक्षम नहीं होते, जिसके कारण देखा जाता है कि वे क्लास को लगातार अवॉइड करते हैं। अर्थात उनके पास विशेष विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान होने के बावजूद या क्षमता होने के बावजूद सिर्फ एक डिसऑर्डर के कारण वे अपने सामान्य पेशेवर दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। या जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग, क्योंकि लोगों के साथ मेलजोल या लोगों के साथ बातचीत में कई बार डर लगता है, ये लोग सामान्यतः देखे जाते हैं कि उनके दोस्त बहुत कम होते हैं या दोस्त बहुत कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्ती बनाने की जो एक प्रकार की हमारी सामान्य आवश्यकता होती है, उस जगह पर उनकी रुचि नहीं होती या उनकी आवश्यकता की भावना नहीं होती। उनकी आवश्यकता या रुचि सब होती है, लेकिन सिर्फ डर के कारण वे सामाजिक मेलजोल नहीं कर पाते। कई लोगों के मामले में होता है जैसे कि कोई प्रकार का हाइट फोबिया या एक विशेष ऊंचाई पर चढ़ने पर उन्हें भयंकर डर लगता है या लिफ्ट में चढ़ने पर डर लगता है। देखा जाता है कि वे इन जगहों से लगातार बचते हैं। अर्थात हो सकता है कि 10 मंजिल 12 मंजिल उस बिल्डिंग में किसी भी तरह से सीढ़ियों पर चढ़ना सामान्यतः संभव नहीं होता। देखा जाएगा कि उस बिल्डिंग में वे जितनी भी उनकी आवश्यकता हो उन वहाँ नहीं जाते। कई लोगों में होता है कि किसी भी प्रकार की भीड़ से बच सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो यह फोबिक डिसऑर्डर या किसी भी प्रकार का अनावश्यक भय, यह अनावश्यक भय जो कि भय की भावना कई बार केवल एक प्रकार का मानसिक लक्षण उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है। अर्थात यह कि क्या होगा, क्या कुछ बुरा होगा, और एक प्रकार की भयंकर असुविधा की भावना। इसके साथ ही कई प्रकार के शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। अर्थात उस विशेष स्थिति में जब मैं इस वस्तु का सामना करता हूं तो कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खुद को बहुत असहज महसूस करना, सिर दर्द होना या गर्दन में दर्द होना। अर्थात सिर से पैर तक किसी भी प्रकार की प्रणाली प्रभावित हो सकती है और इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। विशेष रूप से जब सामाजिक आधार पर जो लोग पीड़ित होते हैं उनके बीच एक प्रकार की भावना काम करती है कि वे सभी द्वारा नकारात्मक रूप से देखे जा रहे हैं और सभी उनके प्रति नकारात्मक हैं और देख रहे हैं। अर्थात वे और उनकी कोई संस्था उनके व्यवहार या दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रही है और कोई कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, जिसके कारण उनकी चिंता और बढ़ जाती है और ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में वे बहुत समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और यह इस हद तक है कि उनकी सामान्य जीवन शैली प्रभावित हो रही है। सामान्य लोगों के साथ मेलजोल की सामान्य प्रवृत्ति के मामले में वे ये काफ़ी प्रभावित होते हैं, इससे वे बाधित होते हैं। हमारे फोबिक डिसऑर्डर क्यों होते हैं? मुख्यतः यह हमने पहले ही कहा है कि यह एक प्रकार का चिंता विकार है और इसका मुख्य कारण है। लेकिन सबसे पहले हम कहते हैं कि यह जैविक अनुसंधान टीम है और आमतौर पर किसी प्रकार की दोषपूर्ण आनुवंशिक कारण को पहले पहचाना जाता है। इसके अलावा कुछ प्रकार के रासायनिक संतुलन में कभी कभी गड़बड़ी होती है या अन्य कई कारण होते हैं। और फिर कहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई जन्म से इस समस्या के साथ पैदा होता है तो उसका विकास कैसा होता है।
अगर उसे वास्तव में पर्याप्त सामाजिक अवसर मिलते हैं या वस्तुओं के प्रति उसकी समस्या से वह वस्तुओं से बचने के बजाय उनका सामना करने का अवसर पाता है, तो वह उस स्थिति से काफ़ी हद तक बाहर निकलने में मदद पा सकता है। और अगर हम उपचार की बात करें तो चूंकि यह एक कारण जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों में होता है, हम आमतौर पर इन तीन कारकों को देखते हैं, कम से कम जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस स्थिति में हमारे प्रबंधन में भी इन तीनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थात जब हम जैविक चीज़ों की बात करते हैं तो कई मामलों में जब व्यक्ति अत्यधिक चिंता में होता है तो हम अस्थायी रूप से दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य उपचार मनोवैज्ञानिक होता है। अर्थात रोगियों में देखा जाता है कि एक प्रकार की लगातार चिंता काम करती है और धीरे धीरे उस विषय के प्रति एक्सपोजर होता है। अर्थात जो चीज़ें उसे डराती हैं उन चीज़ों से वह उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है या इन चीज़ों को उसने जोड़ा है, उसे व्यापक किए बिना धीरे धीरे उसका सामना करना। वास्तव में इसके कुछ विशेष नियम होते हैं। हम इसे अपनी साइकोथेरेपी सत्रों में, काउंसलिंग सत्रों में बताते हैं, और इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में उसकी चिंता या ऊर्जा स्तर उच्च होता है, जिसे कुछ विश्राम तकनीकों के माध्यम से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और विश्राम तकनीकों के मामले में हम मुख्य रूप से जो बहुत सरल है वह है बिलिंग्स साइज की ओर ध्यान देना। इस फासिस्ट और जैसे अगर किसी प्रकार की किसी मीटिंग की बात हो या जो सोशल फोबिया से पीड़ित है या जब किसी नए व्यक्ति से परिचित होता है, तब वह अत्यधिक तनाव महसूस करता है क्योंकि वह जानता है कि इन स्थितियों में इस प्रकार की प्रणाली होगी। तो अगर वह पहले थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले तो वह थोड़ा होगा कि उसकी स्थिति काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और वह इसे बहुत महसूस करेगा और बहुत आसानी से कह सकेगा। और साथ ही अन्य विषयों में अगर किसी को ऊंचाई का फोबिया है तो ऊंचाई से बचने के बजाय धीरे धीरे उसका सामना करना चाहिए। मतलब अगर कोई जानता है कि छठी मंजिल पर चढ़ते ही उसे डर लगता है तो उसे पहले 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल धीरे धीरे एक्सपोज करना चाहिए, ताकि वह धीरे धीरे उस जगह पर जहाँ उसे डर लगता है, छठी मंजिल और उससे भी ऊंचाई को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और जब कोई व्यक्ति देखता है कि वह छठी मंजिल तक चढ़ने में सक्षम है या पहले जितना डर लगता था उतना नहीं लगता, तो एक प्रकार का आत्मविश्वास विकसित होता है और उसकी यह अनावश्यक भय का सामना करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो व्यवहार तकनीकें बताई गई, कई मामलों में चिंता का स्तर इतना अधिक होता है कि इन चीज़ों को करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम अस्थायी रूप से कुछ एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स या एंक्योलिटिक ड्रग्स जो दवाएं हैं उन्हें हम प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन यह बहुत ही अस्थायी होता है और इन दवाओं के माध्यम से अन्य व्यवहार तकनीकों को लागू करना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और यह जो मेडिकेशन दिए जाते हैं उनके बारे में कई बार लोगों के मन में गलतफहमियां होती हैं या कई सवाल होते हैं कि क्या ये निर्भरता पैदा करेंगे, मतलब क्या इसके बिना मरीज ठीक रहेगा, यहाँ तक कि यह होगा या नहीं इस पर हम निश्चितता नहीं दे सकते। इस प्रकार की दवाएं आमतौर पर इस धारणा के साथ उपयोग की जाती हैं कि ये दवाएं निर्भरता बिल्कुल नहीं बनाती हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि इसे कैसे शुरू करना है, दवा को कैसे छोड़ना है और इसे छोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है। ये सब साइट से जो सलाह दी जाती है उसी के अनुसार अगर वह थोड़ा पालन करे तो वह इससे बाहर आ सकता है। और मुख्य रूप से यह है कि अगर हम उपचार के उपयोग की बात करें तो बिना शोर किए धीरे धीरे चीज़ों को पोस्ट करना, यानी जीवन से हटकर चुनौतियों का सामना करना, साथ ही साथ उसके परिणाम स्वरूप एक्शन तकनीक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। और इसके साथ ही एक और बहुत ही शानदार चीज़ है रिलैक्सेशन तकनीक, यानी अगर कोई नियमित रूप से ब्रिस्क वॉक करता है, यानी बहुत तेज़ी से चलता है या कोई स्ट्रेचिंग या थोड़ी एक्सरसाइज करता है तो वह भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत कुछ होगा तो आप में से जो लोग बिना वजह के डर या इस तरह के फोबिया से पीड़ित हैं, निश्चित रूप से जानते हैं कि यह वास्तव में आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है, यह कितना भयानक हो सकता है। तो इस स्थिति में मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस बीमारी से इतना डरने की कोई बात नहीं है। यह वास्तव में एक हल्की मानसिक बीमारी है और इस स्थिति में अगर आप उपचार लेते हैं तो आप पूरी तरह से लक्षण मुक्त जीवन जी सकते हैं और आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही गुणात्मक जीवन जी सकते हैं। सभी अच्छे रहें, चिंता मुक्त और बिना वजह के डर से मुक्त जीवन जी। धन्यवाद।